दिस इज़ द वीडियो नंबर 3 ऑफ न्यूक्लियाई। बेटा इसमें हम लोग डीके लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड और सॉडी की जो थियरी थी रेडियो एक्टिविटी के लिए कि अगर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो बेटा अपने आप से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो बेटा जो अपने से डिसइंटीग्रेट होगा और डिसइंटीग्रेट होकर के वो अपने आप को स्टेबल करता है। इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ ना कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर अनस्टेबल है ना, तो अनस्टेबल क्यों होता है मैंने बताया था कि उसमें इम्बैलेंस फोर्सेस हो जाते हैं, जिससे कि क्या है वो पार्टिकल्स को बाहर निकालता है और बाहर निकाल कर क्या है अपने आप को स्टेबल करता है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है ना। तो अभी जो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहा है ना, उसके बारे में कुछ थियरी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रदरफोर्ड और सॉडी ने बताया कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो वो जो है जो रेडियो एक्टिविटी है, जो ये फेनामेना है, ये इज़ प्योरली न्यूक्लियर प्रोसेस है। मतलब इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कोई लेना देना नहीं है, प्योरली न्यूक्लियर है। न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूक्लियस क्या करेगा अनस्टेबल होगा, पार्टिकल्स बाहर निकालेगा, अपने आप को स्टेबल कर लेगा। ये प्योरली क्या है न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है ना। इसके बाद रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या इसका है, मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, न्यूक्लियाई कोई है मान लो, और ये रेडियो एक्टिव है। ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अब ये कंबाइन हो रहा है किसी दूसरे न्यूक्लियाई से, मान लो प्लस क्या है कोई दूसरा न्यूक्लियाई आपने वाई ले लिया, और ये नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एक क्या है नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और ये जब कंबाइन होकर के इन्होंने क्या है ना, ये क्या बनाया इन्होंने एक्स वाई बनाया, ये कंबाइन हो गए। ये कंबाइन होकर क्या है एक्स वाई एक अलग टाइप का मॉलिक्यूल बन गया ना, बन गया आपका ये है ना। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए, ये जो मॉलिक्यूल बना एक्स वाई बना, ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज से इंडिपेंडेंट है। मतलब ये देखो एक्स आपका कैसा रहेगा, अगर ये बन गया तब भी उसमें जो एक्स जो कंबाइंड फॉर्म होगा, जो एक्स होगा वो कैसा होगा, वो आपका रेडियो एक्टिव ही होगा, और ये जो वाई होगा ये आपका नॉन रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है ना। कंबाइन होने के बाद भी दोनों एलिमेंट क्या है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं, ठीक है बेटा जी। इसलिए कहते हैं कि इस पर क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर रेडियो एक्टिव कोई प्रोसेस है, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी जो है केमिकल प्रॉपर्टी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, रेडियो एक्टिव इज अ रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस का मतलब मान लीजिए आपके पास आपने कहा कि सर मान लो हमारे पास रेडियो एक्टिव सैंपल ऐसे है, इसमें बहुत सारे एटम होंगे तो न्यूक्लियस भी होंगे, है ना। कौन सा एटम कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिसइंटीग्रेट होगा, एटम मैं बोल रहा हूं बार बार एटम, जिसका मतलब न्यूक्लियाई की ही बात कर रहा हूं। कौन सा न्यूक्लियाई पहले डिसइंटीग्रेट होगा, कौन सा बाद में होगा, ये हम बता नहीं सकते हैं। ये चांस पर है कि पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ। तो ये क्या है एक रैंडम प्रोसेस है, कभी किसी वक्त भी कोई न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो सकता है। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली कि पहले कौन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम प्रोसेस। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी जो होती है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं है। जो डिसइंटीग्रेशन आपने कहा कि कोई मान लीजिए आपके पास कोई एक्स न्यूक्लियाई है ना, ये किस में डिसइंटीग्रेट हुआ, ये वाई में डिसइंटीग्रेट हुआ, और कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, है ना। रेडियो एक्टिव रेडिएशन बाहर निकलता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ ये आपका अल्फा बीटा गामा जो भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई।
ठीक है। और ये आपका रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तो श्योर है कि बड़ा न्यूक्लियस था, इसने कुछ पार्टिकल निकाल कर क्या बन गया, ये सिंपल वाई बन गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल गए। अब अगर आपसे पूछूं कि इसकी मीनिंग क्या है, डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी की मीनिंग क्या है। जैसे मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस आपने लिया, ये कोई सब्सटेंस लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड कर लो। जैसे मान लो आपने कहा सर कि इसको मैं डिवाइड किया, मान लो एक छोटा सा वॉल्यूम हमने यहाँ ले लिया है ना, इतना ही वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम हमने यहाँ ले लिया, और यही वॉल्यूम हमने यहाँ भी लिया, और यही वॉल्यूम हमने यहाँ भी लिया। समझा रहा हूँ बेटा जी, हालांकि ज़रूरी नहीं है आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की, बट आपको अंडरस्टैंड करा दे रहा हूँ क्या इसकी मीनिंग वॉल्यूम है। और ये जो वॉल्यूम हमने लिया, ये वी सेम लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब ये हमने वॉल्यूम ले लिया, अब इसमें जो डिसइंटीग्रेशन होगा, मान लो पहले ये कितना है, जो वॉल्यूम आपने लिया, ये मान लो पहले एक्स है ना, पहले क्या है, ये एक्स है, फिर इसमें से क्या है, कुछ पार्टिकल जब बाहर निकलेंगे ये वाई में कन्वर्ट होगा। किस में बेटा कन्वर्ट होगा, ये वाई में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। मान लो ये एक्स था और ये वाई में कन्वर्ट हुआ, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये भी मान लो ये भी क्या है, पहले ये भी एक्स है ना, क्योंकि जितने जो एलिमेंट ये है वही तो एलिमेंट ये भी तो है, ये भी क्या होगा, एक्स है तो वाई में कन्वर्ट होगा, है ना। ऐसे इसमें भी होगा, अगर ये भी एक्स है तो इसमें कन्वर्ट होगा, वाई में कन्वर्ट हुआ। ये पूरा का पूरा सब्सटेंस है, उसमें हमने बराबर बराबर के वॉल्यूम के 4 पार्ट कर लिए, और चारों पार्ट को हमने अगर बराबर वॉल्यूम लिया तो सबको हमने एक्स मान लिया, और सब ने क्या किया, डिसइंटीग्रेट किया, सब में क्या बना, स्टेबल न्यूक्लियाई बना, क्या है, वाई बना। तो यहाँ पर जब पहले वाले में देखोगे एक्स इंटू वाई करोगे, मतलब एक्स इंटू वाई का मतलब क्या होगा, जो पहले था और जो बाद में बना डिसइंटीग्रेट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा आपका कांस्टेंट आएगा। ये एक्स वाई क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। यहाँ भी एक्स वाई वही होगा जो यहाँ पर होगा, ये यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। इसका मतलब क्या है, अगर सेम वॉल्यूम है, अगर क्या है, सेम वॉल्यूम है, तो उसमें जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसकी जो डेंसिटी होगी वो हमेशा सेम होगी। थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी समझने में, बट यह है कि इसकी मीनिंग यही होती है कि एक्स वाई हमेशा क्या होगा, एक्स इंटू वाई, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई इंटू क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। इनका जो कॉम्बिनेशन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो क्या होगा, हर वॉल्यूम के लिए सेम आएगा। इसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन डेंसिटी इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। इस पर आपको जाने की बात नहीं है, बस आपको बस ये पॉइंट याद रखना होता है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट है, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। बेटा अब हम लोगों को पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ, है ना। अब हमें डीके लॉ पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं। तो देखते हैं क्या है। मान लो आपके पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसमें नंबर ऑफ जो एटम हैं, इनिशियली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एटम का मतलब न्यूक्लियाई है ना, क्योंकि एटम है होगा तभी तो न्यूक्लियाई होगा, तो क्योंकि प्योरली ये न्यूक्लियर फिनोमेना है इसलिए न्यूक्लियाई की ही बात करते हैं। तो कभी कभी एटम भी लिखा हुआ है तो आप समझो कि न्यूक्लियाई की ही बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई कितना इसमें है, इनिशियली n0 है, 1 2 3 जितने एटम होंगे, मान लो n0 एटम है तो n0 आपका न्यूक्लियाई होगा। अभी इसमें कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। इसके बाद ये सैंपल क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। जब डिसइंटीग्रेट होगा तो इसके नंबर कम होंगे, है ना। मान लो कि टाइम t पर 0 पर कितना था, आपका पूरा का पूरा इनिशियल था नंबर, n0 था। टाइम t पर जो है इस सैंपल में जो नंबर ऑफ एटम बचे वो कितने बचे, t बचे, ठीक है ना। कुछ टाइम बीतने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम बचे t टाइम पर, n नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम t, ठीक है ना। तो हमें यही निकालना है कि t टाइम पर जो नंबर ऑफ एटम बचे हुए हैं वो कितने हैं। तो हमको n में और स्मॉल t में एक रिलेशन बनाना होगा, तभी तो हम बता सकते हैं कि भाई देखो 5 सेकंड के बाद इतने नंबर ऑफ एटम बचेंगे, ठीक है ना। और जो बचेंगे वही एक्टिव हैं, जो डिसइंटीग्रेट हो गए तो चले गए ना। तो आपसे मैं पूछूं कि अगर बताइए एक वर्ड आएगा एक्टिविटी का, जो सैंपल जितना फास्ट डिसइंटीग्रेट होगा उसकी जो एक्टिविटी है वो उतना ज़्यादा होगी। तो आप बताइए, मान लो इसमें 100 एटम हैं, इसमें मान लो इसमें 100 एटम है, इसमें 50 एटम है, सपोज कर लिया।
तो इन दोनों में से किसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब 1 सेकेंड में किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट होंगे, तो कहोगे सर पहले वाले में। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना अधिक क्या होगी, पॉसिबिलिटी होगी डिसइंटीग्रेट होने की ना, तो आप कहोगे सर कि पहले वाले का, ठीक है ना। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए कि इसका मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जैसे मान लिया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या बोलते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ जो आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है उसको बोलते हैं एक्टिविटी, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे बात करें तो आप कहोगे सर कि इसका जो डिसइंटीग्रेशन का रेट है वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, ऑब्वियस है क्योंकि इसमें कम नंबर ऑफ एटम बचेंगे। इस कुछ टाइम के बाद जब और नंबर ऑफ एटम लेफ्ट करोगे तो उसका और भी कम होगा। तो टाइम के साथ साथ आप देखोगे कि जो एक्टिविटी है सैंपल की वो कम होती जाएगी, नंबर कम होते गए तो डिसइंटीग्रेट होना भी आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एम क्या है, हमारा एम है फाइंड करना कि टी टाइम पर कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0, सैंपल में स्टार्टिंग में थे नो प्रॉब्लम। एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टाइम टी, टाइम टी पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं वो आपका एन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो कितने डिसइंटीग्रेट हो गए अगर आपसे पूछूं मैं तो कहोगे सर एन नॉट माइनस एन क्या हो गए, डिसइंटीग्रेट, ऐसा बोल सकते हो आप। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब यहां से अगर मान लो, अगर आपने कहा कि देखिए इन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, को बोलते हैं एक्टिविटी। ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, क्या होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतना ही क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होगा और एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और जो एक्टिविटी को इसको डिफाइन किससे किया गया, डी एन अपॉन डी टी से, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यहां पर लगा होता है माइनस साइन, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ये करता है कि समय के साथ साथ ये रेट क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि समय के साथ साथ सैंपल में नंबर ऑफ एटम कम होंगे तो डी एन अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वास्तव में डी एन अपॉन डी टी क्या है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है ना। तो मान लो हम एन की बात करें तो एन में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, इस वाले सैंपल में टी इक्वल टू टी टाइम पे कितने नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं, एन है। तो कहोगे सर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन टाइम टी, टी टाइम पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिव है इसमें, एन। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू एन, और एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट या एक्टिव न्यूक्लियाई जितने हैं। माइनस साइन क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो रेट है वो समय के साथ साथ क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो आप यहाँ पर अब रिलेशन निकालते हैं टी और एन में, तो आप कहोगे सर यहाँ देखा जाए तो कहोगे माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लैम्डा इंटू एन कर लेंगे, और लैम्डा को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं लैम्डा को, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट अभी आपको डीके लॉ में जो थोड़ा डीके लॉ बता दूं आपको क्या रिलेशन है एन और टी में। तो आपने क्या किया, इसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना। तो आपने कहा सर यहाँ से देखिएगा माइनस डी एन अपॉन एन कर लिया आपने, इज इक्वल टू क्या कर लिया, लैम्डा इंटू टी कर लिया आपने, ठीक है बेटा जी। माइनस को आपने उधर सेंड कर दिया उस साइड में, तो डी एन अपॉन क्या होगा, एन कर लिया, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी कर लिया आपने, ठीक है ना। अब इसको आपने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो एटम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो आप अगर इसको इंटीग्रेट करोगे है ना, इस टर्म को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या होगा,
इनिशियली कितना नंबर ऑफ एटम है, एन नॉट है, फिर कितना हुआ, एन हुआ। तो आपने कहा कि लोअर लिमिट क्या रखा आपने, एन नॉट रखा, अपर लिमिट क्या रखा, एन रखा आपने, है ना। एन नॉट से कहाँ पहुँच रहा है, एन पर। जब एन नॉट है तो उस टाइम पर टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 होगी, और जब एन है तो टाइम की लिमिट आपकी टी होगी। ठीक है बेटा जी। अब डी एन अपॉन एन है ना, जैसे आप जानते हो कि अगर डी एक्स अपॉन क्या है, एक्स है, ये होता है आपका लॉग एक्स एन बेस ई। यहाँ रख लोगे आप, क्या है, लॉग एक्स एन बेस ई, है ना। और अपर लिमिट क्या लोअर लिमिट क्या रखोगे, एन नॉट, एंड अपर क्या रखोगे, एन रखोगे, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाहर निकाल लिया। इसको इंटीग्रेट किया तो जब टी को इंटीग्रेट करोगे, सॉरी बेटा यहाँ पर डी टी है, हमने भी चेंज किया, क्या यहाँ पर डी टी है। तो अगर आपने इसको बाहर किया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू टी। अब आपको पता है कि जब हम डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स आता है, यहाँ डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आएगा। अच्छा, तो इसको हम आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना आ जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर देखा जाए अपर लिमिट रखोगे तो लॉग एन, है ना, बेस ई माइनस लॉग एन नॉट बेस ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो माइनस लैम्डा डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, 0 टू टी लिमिट रखोगे, सिंपल टी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग एन अपॉन एन नॉट बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें और इन्वॉल्व करना आपको है, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको लिखा हुआ है लॉग एक्स इज इक्वल टू एम, है ना। तो x इक्वल टू होता है e पावर m, e आपका एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसकी वैल्यू होती है e इज इक्वल टू होता है 2.71 समथिंग, है ना। e क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो जब भी log x इक्वल टू m दिया हुआ है तो x इक्वल टू लॉग इन्वर्स आएगा तो e पावर m आएगा। ये वही रूल अगर यहाँ लगा देते हम तो क्या होगा, log जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो n अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी, है ना बेटा जी। तो n कितना आ गया, n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन एट टाइम t क्या है, जैसे क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम व्हाट टी, या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट टाइम टी, टी टाइम पर कितने बचेंगे या कितने एक्टिव होंगे, इस रिलेशन से आप निकाल लोगे। क्योंकि इनिशियली कितने हैं, एन नॉट क्या है, एन नॉट तो इनिशियल है ना, और टी टाइम पर कितने न्यूक्लियाई एक्टिव हैं, एन है। ठीक है ना। अगर मान लो इनिशियली इसका मास कितना है, सैंपल का मास एम नॉट है, और टी टाइम पर सैंपल का मास मान लो m है, तो उस टाइम पर अगर हम मास की बात करें कि कितना मास बचा हुआ है या कितना मास एक्टिव है, तो आप अगर इन टर्म ऑफ मास करोगे तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल वही एम नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो इस मास का फार्मूला आ गया कि टी टाइम पर कितना मास बचेगा। तो पहला ये आ गया, दूसरा आपका ये आ गया, है ना। अगर मान लो आपसे मैं पूछूं कि भाई बताओ इसकी एक्टिविटी क्या है, इनिशियल सैंपल की जो एक्टिविटी मान लो कितना है, ए सी नॉट। ए सी नॉट इज वॉट, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल, और टाइम टी के बाद टाइम टी पर क्या है, उसकी क्या एक्टिविटी है, सी है। तो बोलिए ए सी नॉट ज़्यादा होगा कि ए सी ज़्यादा होगा। आप कहोगे सर कि ए सी नॉट ज़्यादा होगा क्योंकि पहला सैंपल मोर एक्टिव है और ये पहले से कम एक्टिव होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम कम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द एक्टिविटी ऑफ द सैंपल एट टाइम टी, तो कहोगे सर ये एक्टिविटी को लिखने का तरीका सिंपल वही मैनर, उसी मैनर में। तीसरा कि एक्टिविटी एट टाइम टी इज़ व्हाट, ए सी नॉट इनिशियल एक्टिविटी ई पावर माइनस लैम्डा टी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जिससे आप क्या है, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम टी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मास लेफ्ट एट टाइम टी निकाल सकते हो, और एक्टिविटी एट टाइम टी निकाल सकते हो। आई थिंक मेरी बात समझ में आई। इसको ही बोलते हैं
रेडियो एक्टिव डीके लॉ, तीनों को बोल सकते हैं, इसको भी। नंबर पे ही मेन फार्मूला आपका होता है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। आई थिंक इस बात की समझ आपको हुई होगी।